Hello students, I am Dr. Balpreet Kaur, Associate Professor in DIPS IMT. Today I am going to discuss the chapter Marginal Costing and Cost Volume Profit Analysis. So before discussing the marginal costing, we will discuss the absorption costing. Absorption costing is also known as full costing and it is a conventional technique of ascertaining the cost. बेसिकली अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कहीं पे जैसे वाटर गिर जाता है, हम कहते हैं कि इसके ऊपर कोई क्लॉथ का पीस रखते हो तो वो अब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को सोख लेगा। तो वैसे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है कि हमने जो पूरी कॉस्ट है वो हमने एक प्रोडक्ट को असाइन कर देनी है, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारा कितना खर्चा आया। तो इसलिए हम अपनी जो कॉस्ट है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकंड वन इज वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जैसे फिक्स्ड कॉस्ट है कि विच रिमेन फिक्स्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। चाहे आपकी आउटपुट लेवल 0 है फिर भी वो कॉस्ट आएगी, लाइक रेंट ऑफ द बिल्डिंग। चाहे वो उस बिल्डिंग को यूज कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरी करती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो जो हमारा ओल्डर सिस्टम है, जो ओल्डर सिस्टम है, इसमें हमने क्या करना है कि हमने एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, लेकिन उसमें हमने वेरिएबल एंड जो फिक्स्ड कॉस्ट है दोनों को हमने लेके चलना है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो कह रहे हैं कि लिमिटेशन क्या है। देखो, under this technique the cost per unit remains same only when the level of output remains same, but when the level of output changes the cost per unit also changes because of the presence of fixed cost. देखो, अब जो वेरिएबल कॉस्ट है which vary with the level of output, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो हम कहते हैं कि सेम है। चाहे आप 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो फिर भी वो सेम आएगी, रेंट उतना ही देगा। अगर आप 5500 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, 5500 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, फिर भी उस जो रेंट है उतना ही देगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ केसेस में हमें प्रॉब्लम आती है अब्जॉर्प्शन में, कि हम लेके चलते हैं यहाँ पे लाइक अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन। अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन क्या होती है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। So absorption costing is useful only if there is only one product and there is no inventory or overhead recovery rate. ये overhead recovery rate क्या है ये भी हमारा आगे जाके आएगा। So the features of absorption costing are that the fixed factory expenses are included in the unit cost and inventory value। जो भी हमारी fixed cost है हमने पूरी जो cost है हमने जो product में add कर देनी है। आगे हमारा है अ सेटलमेंट ऑफ प्रॉफिट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सो आपने कैसे अब इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है वो देखो। सबसे पहले हमारी आती है सेल्स। अब हमने क्या, इनकम क्या है, हमने सेल्स में से जितने भी खर्चे हुए हैं वेदर दे आर वेरिएबल और फिक्स्ड, को मतलब कुछ भी नेचर है खर्चे की, तो हमने वो सारे खर्चे डाल देने हैं इसमें। तो ये हमारे सारे खर्चे आ गए, राइट। तो सेल्स में से जब हम अपने सारे खर्चे निकाल देंगे, जो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, तो हमारे पास आ जाती है ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब देखो सेल्स, राइट, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसमें हमारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड उसके बाद हमारे आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब हमारा कुछ पार्ट वेरिएबल है और कुछ पार्ट हमारा फिक्स्ड है। उसके बाद अगर हमारे पास कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स का कुछ ओपनिंग बचा है, लाइक ओपनिंग ऐड हम कर देंगे, ओपनिंग लेस हम कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक एट करंट कॉस्ट। उसके बाद है एड अंडर अब्जॉर्प्शन और लेस ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब ये क्या है, हम नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें डिस्कस करते हैं व्हाट इज अंडर अब्जॉर्प्शन एंड व्हाट इज ओवर अब्जॉर्प्शन। अंडर मीन्स अगर हम देखें, अंडर अब्जॉर्प्शन मीन्स अगर कुछ चीज कम अब्जॉर्ब की है, कि खर्चा किसी डिपार्टमेंट का 1000 रुपीज था लेकिन हमने उसको जस्ट एलोकेट कितना किया 800, दैट इज अंडर अब्जॉर्प्शन। 200 अंडर अब्जॉर्प्शन है। ओवर अब्जॉर्प्शन मीन्स कि अगर खर्चा उसका था 1200 लेकिन हमने उसको अब्जॉर्ब करवा दिया 1300, तो उसने 100 एक्स्ट्रा अब्जॉर्ब किया। लेकिन ये होता कैसे है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। इसमें जब हम अपने ऑफिस एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाती है नेट इनकम और प्रॉफिट। अब इस एग्जांपल को करते हैं, आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी इसके साथ।
तो फर्स्ट वो कह रहा है कि नॉर्मल कैपेसिटी जो है एक प्लांट की दैट इज 40,000 पर मंथ वो यूनिट्स इतने प्रोड्यूस कर रहा है। एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है 44,000 यूनिट्स। ये जो हमारे था वो नॉर्मल कैपेसिटी है किसी प्लांट की 40,000, लेकिन हमने उस पर एक्स्ट्रा जैसे 44,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए यूनिट। देन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹6। सेल्स 40,000 यूनिट्स एट ₹15 पर यूनिट। मीन्स हमने प्रोडक्शन की है 44 की, लेकिन हमने सेल की है 40,000। इट मीन्स हमने 4,000 की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की है जो हमने सेल नहीं किया, इसलिए ये हमारा जो 4,000 वो क्या बन जाएगा, स्टॉक। Then fixed manufacturing overhead ₹1 lakh per month or ₹2.50 per unit at normal capacity. And then other fixed expenses 2,40,000 per month. तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हमारी सेल्स है, सेल्स में से हमने सारे खर्चे लेस करने हैं। सेल्स हमारी है ₹15 पर यूनिट, तो 40,000 इंटू 50 6 lakhs। देन उसमें से हमने खर्चे निकालने हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का पहले हमारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। तो अब देखते हैं कि हमें कौन कौन से खर्चे गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट या ₹6। तो हमने देखो, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। हमने बेशक सेल 40,000 की, लेकिन हमने प्रोडक्शन कितनी की है, 44,000 की। जो हमने खर्चा किया है, ठीक है, उसमें जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट लगी है, हमने मटेरियल लिया है, जो भी हमने खर्चे किए वो हमने 44,000 के ऊपर किए। तो 44,000 इंटू 6। उसके बाद फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, वो कह रहे हैं कि 1 लाख पर मंथ और ₹2.50 पर यूनिट एट नॉर्मल कैपेसिटी। तो हम देखते हैं 44,000 हमने प्रोड्यूस किया है, तो इंटू 2.50। वैसे वो कह रहा है कि इतने हैं, लेकिन हमने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो हमारी जो जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो थोड़े से इंक्रीज हो गए, 1,10,000। देन उसके बाद अब हमारे पास, अब यहाँ पे देखो, हमने अब इतना खर्चा कर दिया, 6 लाख यहाँ पे है और 3,74,000 हमारा यहाँ पे। जो 3,74,000 जो वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा है, प्लस वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। लेकिन इस पे अब ध्यान से समझना कि जो हमारा खर्चा है वो हमने 44,000 के अकॉर्डिंगली लिया, लेकिन हमने निकालना क्या है कि जब हमने 40,000 यूनिट सेल किए तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो हम अगर हम 40,000 यूनिट सेल करें तो हमें खर्चा भी तो 40,000 के अकॉर्डिंगली लिखना पड़ेगा, लेकिन हमने तो 44 किए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,000 की बची है, हम उसका अप्रोक्सीमेटली निकाल लेंगे कि 44,000 पे हमारा खर्चा हो रहा है 3,74,000 और 4,000 पे कितना हमने निकाल लिया 34,000। तो हमने इसमें से जो 4,000 का हमने एक्स्ट्रा खर्चा किया वो हमने निकाल दिया। मीन्स 34,000 की फिगर आई है वो हमने निकाल दी, क्योंकि हम सारा खर्चा किसके अकॉर्डिंगली लेके चलना है, हमने 40,000 के अकॉर्डिंगली। देन लेस, अब देखो, ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब देखो कि वो कह रहा है कि फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने थे, 1 लाख, लेकिन अब हमने प्रोडक्शन कितनी की है, 44। हमने क्या है 2.5 पर यूनिट एंड नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी कितनी थी 40,000, लेकिन अब हमने 44,000 को मल्टीप्लाई किया विद 2.50, तो हमारे पास ओवर अब्जॉर्प्शन कितनी आ गई, हमने कितना ओवर अब्जॉर्ब कर लिया था 10। इतना होना चाहिए था लेकिन हमने इतना कर दिया, तो उस उतना जो हमने एक्स्ट्रा अब्जॉर्ब किया उसको हम निकाल देंगे। तो हमने 10,000 इसमें से निकाल दिया, राइट। तो अब हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हमने देखना है कि कोई अदर खर्चा है, कोई और अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस लाइक ऑफिस के खर्चे हो जाएंगे 2,40,000। तो हमने इसमें से ये चीज ऐड निकाल देनी है, राइट। तो जब हम अपनी सेल्स में से सारे खर्चे निकाल देंगे तो हमारे पास नेट क्या बन जाएगा, बच जाएगा नेट इनकम दैट इज ₹30,000। So next is advantages of absorption costing. First advantage is it suitably recognizes the importance of fixed manufacturing cost as well as the variable cost. So it helps in determination and framing a suitable pricing policy। वगैरह है कि अगर हमें प्राइस फिक्स करनी है, हमें पता चल जाता है कि हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ, मतलब मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट। सो हमें प्राइस फिक्स करनी इजी हो जाती है। It also shows correct
प्रॉफिट कैलकुलेशन, क्योंकि हमने अब इसमें पूरा ले लिया है। देन इट हेल्प्स टू कंफर्म विद अक्रूवल एंड मैचिंग कंसेप्ट, जैसे हमने पहले किया था कि हमने देखना होता है कि कॉस्ट हमारी रेवेन्यू के साथ मैच कर रही है, मींस। देन उसके बाद है इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय वेरियस बॉडीज लाइक FASB यूएसए की है, ASC है, ASP है इंडिया की। तो वो कह रहे हैं कि हम उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो हमें इजी रहता है इसको यूज करना। इट अवॉइड्स द सेपरेशन ऑफ कॉस्ट, वो कह रहे हैं कि हमें कॉस्ट को सेपरेट करना है, जैसे कितना पार्ट फिक्स्ड है कितना वेरिएबल, वो टेक्निकल है। हम क्वेश्चन में तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो थोड़ा टेक्निकल टास्क है। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए हमें सेपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली हम खर्च के सारे एलोकेट कर देते हैं। So it discloses the inefficient or efficient utilization of production resources by indicating under-absorption or over-absorption of factory overheads. हम under और absorption जो over है उसको हम बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। Helps to make the managers more responsible for the cost. उनको पता चल जाता है कि कितना खर्चा हो रहा है, और अगर खर्चा इंक्रीज होता है तो उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। So it helps to calculate the gross profit and net profit separately in income statement, जैसे हमने अभी किया था। So next है limitations। अब जब limitations आती हैं absorption costing की, then उसके बाद फिर marginal जो costing है, जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है वो स्टार्ट होएगा। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ लेके चलते हैं हमारे वेरिएबल कॉस्ट, हमारे वेरिएबल खर्चे हम उनको लेकर चलेंगे, विच वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। सो लिमिटेशंस क्या है? डिफिकल्टी इन कंपैरिजन एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। Absorption costing is dependent on the level of output. So different unit costs are obtained for different levels of output. An increase in the volume of output normally results in reduced unit cost. जैसे अगर हम लेके चलते हैं कि आपका कोई खर्चा जैसे आ रहा है, पहले आपका खर्चा था 10,000, ठीक है, आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, और 5,000 आपका खर्चा था फिक्स्ड कॉस्ट का। तो उसके बाद फिर आपने 200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो आपका खर्चा हो गया डबल 20,000, लेकिन आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रही है 5,000। तो जब आप अपनी निकालोगे पर यूनिट कॉस्ट, जब आपने 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी नेचुरली है वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो उस केस में हमें लगता है कि हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो हमारी आ ही रही है। सो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो अब्जॉर्प्शन कॉस्ट है हमें वो कंपैरिजन और कंट्रोल ऑफ कॉस्ट को डिफिकल्ट कर देती है, क्योंकि हमें एक्चुअल पिक्चर नहीं क्लियर होती कि हमारे वेरिएबल जो खर्चे वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी आई है। सो इट डज नॉट हेल्प इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हम खर्चे को अलग अलग नहीं कर पाते, इसलिए हमें प्रोडक्शन मिक्स में वेदर टू बाय और मैन्युफैक्चर, वेदर टू एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर और नॉट, कि हमें कोई डिसीजन लेना है कि हम कोई चीज को बाय करें किसी प्रोडक्ट को या खुद मैन्युफैक्चर करें, तो वो हमें डिसीजन लेने डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी कॉस्ट को बाइफरकेट नहीं करते। The next is cost variated because of fixed cost included in inventory valuation. वो कह रहे हैं कि जब हम absorption costing की बात करते हैं तो a portion of fixed cost is carried forward to the next period। जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था कि जो हमारा, जैसे मैं आपको अभी दिखा देती हूँ यहाँ पे, तो अब हमने जो हमने लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री किया 34,000, तो इसमें हमने वेरिएबल कॉस्ट भी लिया और फिक्स्ड, तो हमने जो फिक्स्ड है उसको हमने नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ऐसे देखो हमें जो ट्रू पिक्चर है वो शो नहीं होती, तो कई बार कहता है हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। देन फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूजन इज इन कॉस्ट नॉट जस्टिफाइड। Many accountants argue that the fixed manufacturing, administration, and selling and distribution overheads are the period cost and they do not produce future benefits, so should not be included in the cost of product. जैसे कुछ अकाउंटेंट्स वो कह रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट को लेना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज अपॉर्शनमेंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑन आर्बिट्रेरी मेथड्स। वो कह रहे हैं कि जो हमारी फिक्स्ड ओवरहेड्स की अपॉर्शनमेंट करते हैं वो हम आर्बिट्रेरी मींस अपनी मर्जी के साथ लेते हैं कि हमने किस बेसिस पे इसकी अपॉर्शनमेंट करनी है। So it ultimately makes the product cost inaccurate or unreliable. The next is not helpful for preparation of flexible budget. अगर जो absorption costing है उसमें हमने fixed and variable cost को हम जो उसका distinction ही नहीं करते, उनको differentiate ही नहीं करते, तो इसलिए वो हमें जो flexible budgets बनाने हैं, जैसे flexible budget means जैसे हम day to day